हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज की जो आप वीडियो देख रहे हैं, शीर्षक देख रहे हैं आलोचना, यानी कि हिंदी आलोचना से रिलेटेड हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं कि आखिर आलोचना क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा एक दिया जा सकता है और विभिन्न जो है विद्वानों ने क्या समीक्षा किया है। समीक्षा को हम लोग आलोचना भी कहते हैं, आलोचना को ही समीक्षा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली देखेंगे जो हिंदी की जो साहित्य के क्षेत्र में जितनी रचनाएं हुआ है उनके लिए भिन्न भिन्न जो है विद्वानों ने कुछ आलोचनाएं भी किया, टीका टिप्पणी भी किया है, तो वो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो यह वीडियो जो है स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है जो हिंदी ऑनर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, या जो पीसीएस में एक हिंदी ऑप्शनल पेपर होता है लिटरेचर का, उसमें भी ये टॉपिक आपका दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आलोचना का अर्थ क्या होता है? आलोचना का अर्थ किसी कृति के मूल्यांकन से है और मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्यता जो होता है, अनिवार्य रूप से मतलब दो पक्षों पर आधारित होता है। यानी कि किसी भी अगर आप कृति होता है, यानी कि ये पुस्तक है, एक पुस्तक किसी ने लिखा, इस पुस्तक के बारे में आपने पढ़ा, अब कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, उसको किस तरह से वहाँ पे मूल्यांकन करेंगे कि उस पुस्तक में जो भी चीज़ लिखा है उसका कितना वहाँ पे वैल्यू आपको लगा, तो वो चीज़ मूल्यांकन करने को ही हम लोग आलोचना करते हैं। इसके लिए दो पक्ष यहाँ पे दिया जाता है। एक प्रतिमान का निर्माण किया जाता है कि किन, जैसे होता है ना कि हाँ मैं इन पॉइंट के आधार पर इसका आलोचना करूँगा, मूल्यांकन करूँगा, तो ये सारा प्रतिमान ही पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, तो इसे प्रतिमान का निर्माण जिसके आधार पर किसी कृति का मूल्यांकन किया जा सके, इसे सैद्धांतिक समीक्षा के नाम से भी जाना जा सकता है। कहने का मतलब सैद्धांत का मतलब रूल। आप ये सारा रूल मान लीजिए, रूल 1 2 3, रूल 1 में ये सारा कुछ नियम बना दिए कि ये अगर ये चीज़ है तो मैं इस आधार पर यहाँ पे बोल रहा हूँ ये, और फिर जो रूल बना दिए उसके बाद जो है उन प्रतिमानों के आधार पर जो है रचना का वास्तविक मूल्यांकन करना, इसे व्यवहारिक समीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक तो रूल बना दिए, रूल के हिसाब से मैं चलूँगा, उसका दूसरा यानी कि वो रूल को आखिर जो चीज़ है यहाँ पे रियल लाइफ में कितना अप्लाई हो रहा है, उसके साथ में जो तालमेल बैठाने का हम लोग व्यवहारिक समीक्षा कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि समीक्षा दो प्रकार की होता है, एक सैद्धांतिक समीक्षा और एक व्यवहारिक को इंग्लिश में प्रैक्टिकल कहता है। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या उससे रिलेट हो रहा है वो चीज़, और एक सैद्धांतिक मतलब रूल बाय। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे है। चलिए हम लोग हर विचारधारा के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हर विचारधारा के समीक्षक जो है अब पहले अपना सैद्धांतिक पक्ष निर्धारित करते हैं। यानी कि आपको अगर आलोचना करना है किसी का कृति का, तो पहले आपको रूल बनाना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कुछ प्रतिमान, यानी कि सैद्धांतिक पक्ष आपका बनाना ही पड़ेगा। फिर उन सिद्धांतों के आलोक में रचनाओं का विश्लेषण तथा मूल्यांकन करते हैं। इसलिए हर आलोचक और हर समीक्षावादी जो होते हैं वो समीक्षा धारा के भीतर ही ये दोनों समीक्षाएं उपस्थित होते हैं। यानी किसी भी रचना का अगर आपको उसका आलोचना करना है, समीक्षा करना है, तो आपको सैद्धांतिक पक्ष और जो है व्यवहारिक पक्ष, दोनों पक्षों से गुजरना ही पड़ेगा। हालांकि कोई सैद्धांतिक पक्ष पर ज़्यादा जोर देता है, कोई व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा देता है, तो ये चीज़ वहाँ पे बनते रहता है। ठीक है, तो आम तौर पर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए आमतौर पर जो है सैद्धांतिक समीक्षा से ही व्यवहारिक समीक्षा तय होती है, क्योंकि सैद्धांतिक समीक्षा के आलोक पर ही रचना की व्यवहारिक समीक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो डॉक्टर नागेंद्र एक रसवादी समीक्षक हैं, फिर भी यह सैद्धांतिक पक्ष उनकी जो है व्यवहारिक रचनाओं जैसे कि कामायनी के अध्ययन की समस्याएं में देखा जा सकता है। यानी कि कामायनी जो है उस पर उन्होंने एक लिखा कि उसके अध्ययन में क्या क्या समस्याएं आ गई, तो इसका जो है समीक्षा किया है आलोचक जो है डॉक्टर नागेंद्र जी ने। ठीक है, अब यहाँ पे है कि कभी कभी आपको इसके विपरीत भी कुछ होता हुआ दिखेगा, कैसे कि अर्थात जो है व्यवहारिक समीक्षावादी जो होते हैं किसी नई सैद्धांतिक समीक्षा को जन्म दे देते हैं। ऐसा सामान्यतः तब होता है जब सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के कारण साहित्य की जो अंतर वस्तु होता है और बाहरी कलेवर तो बदल जाता है, किंतु जो आलोचना के सैद्धांतिक प्रतिमान होते हैं वो नहीं बदल पाते। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है लोक मंगल को केंद्र में रखकर कई व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी। रीतिवाद समीक्षा
के विरुद्ध नई सैद्धांतिक समीक्षा की नींव रखी और इसी नींव के आधार पर जो है रामचंद्र जो शुक्ल हैं जिन्हें इस जो है रस की लोक मंगलवादी धारणा को सैद्धांतिक रूप दिया। यानी कि किस तरह से इनमें एक समीक्षा का विकास भी होता है, वो चीज़ आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी समीक्षा का कैसे हिंदी समीक्षा का विकास होता है, इसके बारे में भी ये आप जो है डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा जान लें कि जो कुछ प्रमुख सैद्धांतिक आलोचक के बारे में और कुछ प्रमुख व्यवहारिक आलोचक के नाम। तो यहाँ भारतेंदु और अभिनव गुप्त, ये सारा जो है प्रमुख सैद्धांतिक है जो रूल को ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये मुख्यतः पारंपरिक जो है काव्य शास्त्री आचार्य रहे हैं। और जो आपका व्यवहारिक आलोचकों के नाम में मलयज, शिवदान जो सिंह चौहान, नंद किशोर नवल, ये सारा व्यवहारिक पक्ष जो है ज़्यादा देते हैं। इसके अलावा ठीक है कुछ ऐसे आलोचक मिलेंगे जो आपको व्यवहारिक और जो है सैद्धांतिक दोनों पक्षों को मिला जुला के यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने कविता क्या है नाम से एक आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। काव्य में जो है लोक मंगल की साधना अवस्था नाम से एक आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। आदि निबंध जो है इन्होंने निबंध लिखे हैं, निबंध मतलब ऐसे, इसमें सैद्धांतिक आलोचना इन्होंने किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, इनमें आपको जो है सैद्धांतिक आलोचना के तत्व मिलेंगे। वहीं पे आप देखेंगे तुलसीदास, सूरदास, जायसी, कबीर, पंत, ठीक है, जैसे कवियों के बारे में भी मूल्यांकन किया है। तो ये जो मूल्यांकन किया है ये व्यवहारिक समीक्षा के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो आपका जाके सैद्धांतिक आलोचक भी कहे जा सकते हैं और व्यवहारिक, यानी कि दोनों का सम्मिश्रण उनके अंदर में है। अब जो है आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, ये सारे भी इसी कैटेगरी में आते हैं जो दोनों यूज किए हैं सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष दोनों को। तो यहाँ पे जो देखेंगे आप डॉक्टर नामवर सिंह, इन्होंने लिखा है कविता के नई प्रतिमा। ठीक है, जो इनकी सैद्धांतिक समीक्षा का उदाहरण है, जबकि इन्होंने जो है कवि मुक्तिबोध, नागार्जुन जैसे कवियों का भी मूल्यांकन किया है। ये व्यवहारिक समीक्षा के उदाहरण है। तो यहाँ पे आपने देख लिया व्यवहारिक समीक्षा के उदाहरण और कुछ आलोचना के जो है इतिहास विकास कैसे होता है, ये थोड़ा सा कॉमन चीज़। हिंदी आलोचना का इतिहास। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो हिंदी आलोचना का इतिहास कैसे होता है, पृष्ठभूमि जैसे थोड़े बहुत जो है कि पृष्ठभूमि आखिर निर्माण में किस तरह से प्रारंभिक आचार्यों का योगदान रहा, फिर धीरे धीरे जो आखिर यहाँ पे देखेंगे वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जिसका योगदान है वो सारा चीज़ देखेंगे। तो हिंदी आलोचना का इतिहास जो है, हिंदी आलोचना के इतिहास को समझने का मूल अर्थ यही है कि हम सभी आलोचकों तथा समीक्षा धाराओं के सैद्धांतिक मानदंडों तथा उनके द्वारा की गई व्यवहारिक समीक्षाओं को समझें। यानी कि आप अगर हिंदी आलोचना का इतिहास अगर समझना चाहते हैं तो ये आपका देखिए कई बार एग्जाम में यही आ जाता है कि हिंदी आलोचना के इतिहास के बारे में चर्चा कीजिए विस्तार से। तो आपकी यहाँ पे भूमिका ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चार आपका हो जाएगा, एक लाइन दो लाइन हो गया, भूमिका हो गया। भूमिका लिखिए, उसके बाद अब क्या होगा, आखिर हिंदी आलोचना को अब अंदर जाइएगा ना उसको डिस्कस करते हुए, तो वहाँ पे आप ये लिखिएगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना का केंद्र व्यक्ति माना जाता है। कौन सा व्यक्ति? केंद्र व्यक्ति। उनकी उपस्थिति को आधार मानते हुए हिंदी आलोचना के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांटकर समझा जाता है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल को ही मानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि उपन्यास के काल में अगर देखेंगे तो प्रेमचंद्र को आधार मानकर प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग इस तरह से नामकरण किया गया। उसी तरह यहाँ पे जो रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही यहाँ पे समीक्षा, यानी कि समीक्षा में इन्होंने बहुत योगदान दिया, इसलिए इनको जो है समीक्षा के क्षेत्र में नाम ही इन्हीं के पर रख दिया है। शुक्ल पूर्व समीक्षा, शुक्ल युगीन समीक्षा और शुक्ल उत्तर समीक्षा। ठीक है, तो ये 3 जो है एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं।
और आपको एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न बनता है तो मैं बता दूं। इसमें भी आपका एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में बन जाता है कि शुक्ल पूर्व समीक्षा के बारे में टिप्पणी कीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसका ये बनता है कि शुक्ल पूर्व समीक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से शुक्ल युगीन समीक्षा और शुक्लोत्तर समीक्षा, ये 3 क्वेश्चन यहाँ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे आपको ये पूरा जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आपको काफ़ी सारा प्रश्न एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और वीडियो कैसा लग रहा है और आपको और भी किस तरह का टॉपिक चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और हाँ, अभी तक देख रहे हो लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से आपके लिए मेहनत करने में भी हमें भी मज़ा आता है, ठीक है। और अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले हिंदी आलोचना का शुक्ल पूर्व युग, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। पहले तो जानेंगे पृष्ठभूमि। हिंदी की सिद्धांतिक समीक्षा औपचारिक रूप से तो भारतेंदु युग से शुरू हुई, किंतु इससे पूर्व भक्ति काल और रीति काल में ही समीक्षा के बीज दिखने लगता है। फिर चाहे वो आप देखेंगे तुलसी जी का कथन या कबीर का कथन या फिर रीति काल के जो रीति मुक्त कवि घनानंद है उनके कथनों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो तुलसी जी का कथन कौन सा कथन है, यहाँ पे ये बहुत सारा कथन है, हालांकि जो वहाँ पे आपको समीक्षा आलोचना के तत्व मिलेंगे। तो यहाँ पे एक एक उदाहरण यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। तो आप देखिए, कीरत भनीति भूत भली सोई, सुर सरी सम कह हित होई, ठीक है। तो ये जो पंक्तियाँ आप देख रहे हैं ये आपको मतलब जो है तुलसी दास जी कृत है और इसी से आपको कहीं न कहीं आपको जो सैद्धांतिक, खास करके आखिर पहले जो आचार्य कवि सैद्धांतिक समीक्षा स्टार्ट करेंगे ना, तो ये सैद्धांतिक समीक्षा जो है यहाँ पे रूल बाय रूल यहाँ पे आपको दिखेंगे। या फिर आप कबीर के कथन में आप देख सकते हैं, कबीर कहते हैं कि संस्कृत है कुप जल भाका बहता नीर। जो संस्कृत है यहाँ पे भाषा का जो कुप जल यानी कुएं की जल से किया गया है, जो स्थिर है, इसमें ज़्यादा विकास नहीं होता है। और भाषा बोला है कि भाषा तो बहता नीर है, उसमें लगातार विकास होना चाहिए, होता ही है, निर्मल है। तो ये चीज़ यहाँ पे करते हुए समीक्षा किया है। या फिर आप रीति काल की जो रीति मुक्त धारा के जो प्रमुख कवि है घनानंद है, इन्होंने भी कहा है समीक्षा करते हुए क्या कि लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मोरे कवित बनावत, यानी कि लोग कवित बनाने पर लगे और मुझे तो कवित ही मतलब कवित बना दिया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे समीक्षा किया है। अब जो आप देख रहे हैं कि जो आप देखेंगे भारतेंदु युगीन का जो आलोचना है ना, यानी कि जो अगर प्रमुख रूप से आप देखेंगे ना, शुक्ल पूर्व का जो आलोचना देखेंगे उसमें आपको मेनली 2 लोगों का ज़्यादा भूमिका दिखेगा, एक भारतेंदु का और एक आपका द्विवेदी जी का, ठीक है। तो इन्हीं 2 के आधार पर जो इस युग में विशिष्ट आपको योगदान देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग भारतेंदु युग का देखेंगे। अब जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, भारतेंदु युगीन। भारतेंदु युगीन आलोचना इन आरंभिक संकेतों की जो बोलता है कि जो पहले आप देख चुके हैं, अभी जो भी संकेत आपको मिला, ठीक है, उन संकेतों के बावजूद, जो आरंभिक संकेतों के बावजूद हिंदी आलोचना जो वास्तविक आरंभ जो माना जाता है ना, वो भारतेंदु युग से ही माना जा सकता है। क्यों, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे विशेषता। तो देखिए, ये यहाँ पे भी एक आपका प्रश्न बनता है कि भारतेंदु युगीन आलोचना के बारे में टिप्पणी कीजिए या विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे भारतेंदु युगीन आलोचना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं, चलिए एक एक करके आप विशेषताएं देखते जाइए। तो इस काल में क्या हुआ, पहला विशेषता, इस काल में कई सैद्धांतिक आलोचनाएं की गई, यानी कि सैद्धांतिक आलोचनाएं प्रमुख रूप से की, व्यवहारिक आलोचनाएं नहीं। जैसे कि भारतेंदु का जो नाटक है, निबंध, इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
इस दूसरा क्या है विशेषता, इस काल में जो है आलोचनाएं जो है मुख्यतः पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुई, यानी कि यहाँ पे पत्र पत्रिका ही ज़्यादा प्रचलित था उस समय और उसी के माध्यम से आलोचनाएं की गई। तो यहाँ पे देखेंगे पत्र, प्रमुख पत्र के नाम अगर देखेंगे पत्र पत्रिका, तो भारतेंदु ने स्टार्ट किया था हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा, इनके माध्यम से उन्होंने जो है आलोचना करनी शुरू किया। बालकृष्ण भट्ट जो है उन्होंने शुरू किया था हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन जो थे उन्होंने शुरू किया था आनंद कंदबिनी। ठीक है, तो ये जो मैगजीन है आप याद रख लीजिए। भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण और चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने आनंद कंदबिनी, यानी चौधरी बद्रीनारायण है ना, उन्हीं का उपनाम है प्रेमघन। ठीक है, इसलिए हम लोग कोमा में उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर में रखते हैं। अब जो तीसरा जो भारतेंदु युग की जो विशेषता देखेंगे समीक्षा की, तो देखिए कि इस काल में जो व्यवहारिक समीक्षा की भी शुरुआत हो चुका था, जिसकी शुरुआत जो है हिंदी प्रदीप, अभी आप देख रहे हैं हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने स्टार्ट किया था, है ना, में जो है सच्ची समालोचना नामक एक स्तंभ शुरू हुआ था। इस स्तंभ में जो है लाला श्रीनिवास दास के नाटक, कौन सा नाटक, संयोगिता जो है स्वयंवर की जो है समीक्षा हुई, जिसे हिंदी की पहली व्यवहारिक समीक्षा मानी जाती है। तो यहाँ पे याद रखिए कि हिंदी की पहली व्यवहारिक समीक्षा किसे मानी जाती है, श्रीनिवास दास के नाटक जो है संयोगिता स्वयंवर को। ठीक है, इसके बाद जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने जो है नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं को भी व्यवहारिक समीक्षा प्रस्तुत किया। आप जानते हैं परीक्षा गुरु लगभग 1882 में प्रकाशित हुआ था, है ना, यानी कि इसके काल वाला ये सारा काल जो आप रिलेट कर लो कि आपका जाके भारतेंदु युगीन जो है यहाँ पे आलोचनाएं हो रहा। इस युग में जो है साहित्य इतिहास के दो प्रमुख, यानी कि जो साहित्य ऐतिहासिक रूप से ग्रंथ है ना, वो दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए इतिहास से रिलेटेड। इनमें जो सीमित मात्रा के आलोचनात्मक तत्व भी आपको देखने को मिलेगा। पहला तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा, क्या लिखा, शिव सिंह सरोज। दूसरा जॉर्ज गियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब यहाँ पे भारतेंदु युगीन आप देख लिए, अब आखिर इसका निष्कर्ष भी देंगे ना। तो कुल मिलाकर भारतेंदु काल की जो हिंदी आलोचना में उपयोगिता, नैतिकता व राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है। अतः रूपवादी समीक्षाएं यहाँ नहीं हुई है, मतलब कह सकते हैं कि केवल रूपवादी समीक्षाएं यहाँ नहीं हुई है। तो इस तरह से आप भारतेंदु युगीन समीक्षाओं के बारे में बताया। द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचनाएं, जो द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचनाएं किस काल की है, तो ये शुक्ल पूर्व आलोचना है ना। शुक्ल यानी कि नहीं आए थे उसमें, रामचंद्र शुक्ल ने स्टार्ट नहीं किया था। इसके पहले की जो रचनाएं हैं उनमें जैसे कि द्विवेदी युग वाला भी आपने जाना। अब जो आप देख रहे हैं द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचनाएं, द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचनाएं जो है इसमें आप देखेंगे कि जो महावीर प्रसाद है द्विवेदी, ठीक है, युगीन जो आलोचनाएं भी पत्र पत्रिकाओं से ही विकसित हुई। इस काल की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत, मर्यादा, ये सारा जो पत्र पत्रिकाएं, देखिए जिस तरह भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही आलोचना टीका टिप्पणी होता था, उसी तरह जो आप देखेंगे द्विवेदी युगीन आलोचनाओं में भी पत्र पत्रिकाओं का ही महत्वपूर्ण रूप से काम किया हिंदी आलोचना का विकास में। अब यहाँ पे देखेंगे जो महावीर प्रसाद जी हैं, ठीक है, द्विवेदी, कई बार देखिए स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि ये महावीर प्रसाद है कि नहीं, कौन सा द्विवेदी है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कहीं कहीं बीच बीच में फुल नाम भी लिख दिया है, तो हालांकि आप द्विवेदी खाली लिखेंगे तो चलेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं, जिनकी आलोचनाओं का संग्रह जो है आलोचना समुच्च के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से, आलोचना समुच्च के नाम से प्रकाशित हुआ। इन्होंने सैद्धांतिक पक्ष में जो है इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं को अत्यधिक महत्व दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे में भी आपको कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन जो है आलोचनाओं की विशेषता बताइए, तो विशेषता में आप एक नंबर विशेषता बता सकते हो कि ये जो है द्विवेदी युगीन में सिद्धांतिक पक्ष में इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं पर अत्यधिक बल दिया गया। दूसरा में विशेषता में दे सकते हो कि जो है रीतिवादी कवियों को गौण साबित करते हुए कालिदास, भवभूति,
तुलसीदास, तुलसी, भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त आदि जैसे कवियों का महत्व को स्वीकारा किया, उसे ज़्यादा महत्व दिया गया। यानी रीतिवादी जितने भी कवि थे उनको ज़्यादा मतलब महत्व नहीं दिया, गौण मतलब कम महत्व दिया गया, ठीक है। और क्या है, इनकी जो भाषाई है, ठीक है, आलोचना ने खड़ी बोली और ब्रज भाषा के द्वैत को समाप्त कर दिया। यानी कि उनके बीच में जो लग रहा था ना कि ये ज़्यादा बढ़ेगा, ये ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो ये चीज़ को समाप्त करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके अलावा यहाँ पे दिखेगा क्या कि इस युग में एक महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ। कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ? मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ, जिसमें जो है आलोचनात्मक तत्व अत्यंत विरल यानी कम ही आपको देखने को मिलेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं था, कुछ था उसमें भी। आपको ऐतिहासिक साहित्य एक ऐतिहासिक ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद, उसमें आपको कुछ तत्व मिल जाएंगे आलोचना की। तुलनात्मक जो आलोचना, हाँ, अब एक और भी विशेषता है इसमें, क्या वो है तुलनात्मक आलोचना इसी काल की एक महत्वपूर्ण शैली है। यानी कि तुलना करके यहाँ पे आलोचना किया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है पंडित पद्म सिंह शर्मा ने जो है बिहारी और सादी इन दोनों के बीच में तुलना करते हुए किया। इसके बाद जो है मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में जो है तुलनात्मक आलोचना का महत्व दिया। आगे चलकर लाला भगवंदीन और कृष्ण जो है बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी को एक दूसरे से बड़ा करने का प्रयास किया कि ये बड़ा है तो कोई इसने कहा ये बड़ा है। तो इस तरह से तुलनात्मक रूप से जो है करने की जो समीक्षा रहा वो दिग्विजय युगीन का आप कह सकते हैं कि इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब हम लोगों ने जो काफ़ी पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि जो शुक्ल युगीन पूर्व का जो है, ठीक है, शुक्ल पूर्व युगीन आलोचना। अब जो अभी देख रहे हैं शुक्ल युगीन आलोचना कि शुक्ल जब आए, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने स्टार्ट किया आलोचना समीक्षा करना, तब से माना जाता है शुक्ल युगीन आलोचना। तो इसका भूमिका में आप लिखेंगे, क्या लिखोगे? तो लिखोगे कि शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना में जो है केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं, यद्यपि उनके जो है साथ साथ बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक भी समीक्षा क्षेत्र में सक्रिय रहे। लक्ष्मी नारायण सुधांशु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी इसी काल के अन्य आलोचक हैं। इस युग में जो है छायावाद के कवियों में भी छाया, ठीक है, छायावाद की जो है पक्ष के कई आलोचनाएं लिखी जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आखिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति जो है, ठीक है, वो कैसे समीक्षा करते थे। अब जानते हैं कि मैंने शुरू ही बता दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समीक्षा की 2 पद्धति यूज किया था, और समीक्षा में भी 2 ही पद्धति होता है, एक सैद्धांतिक एक व्यवहारिक, तो दोनों पक्ष को किया था। तो देखिए यहाँ पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी समीक्षा के केंद्रीय पुरुष हैं, जिनके समीक्षा पद्धति कई अन्य दृष्टियों में संश्लिष्ट है। उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों समीक्षाओं पर बल दिया। क्या दिया? बल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि सैद्धांतिक समीक्षा आखिर क्या क्या किया, तो वो चीज़ देखिए आप। इनकी आलोचना दृष्टि जिस प्रविधि पर आधारित है उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है पश्चिमी जो साहित्य इतिहास दार्शनिक तेन के प्रत्यक्षवाद और जो है विधेयवाद का स्पष्ट भी उनकी जो है समीक्षा प्रवृत्ति पर दिखता है, यानी कि प्रभाव दिखता है उनका, जिससे किसी रचना का मूल्यांकन जो है इसमें क्या किया जाता है, जाति, अवतारण तथा क्षण, इन 3 तत्वों के आधार पर किया जाता है। तीसरा क्या है, जैसे कि सैद्धांतिक समीक्षा जो आचार्य किए थे उनकी मत था, उनकी विशेषता क्या है सैद्धांतिक समीक्षा और आचार्य शुक्ल जी के मत की विशेषता, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षाओं में रसवाद और लोक मंगलवाद साथ साथ शामिल है। हालांकि उन्होंने रसवाद की जो नई दृष्टि से व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रस मीमांसा में की। उन्होंने कहा कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम ही रस दशा है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि जो पारंपरिक रसवादी विवेचन जो प्रारंभ से ही व्यापक था, किंतु पंडित राज जो है जगन्नाथ के आते आते क्या होता है, संकीर्ण हो जाता है, उसका मतलब क्षेत्र सीमित हो जाता है। उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुनः जो है लोक मंगलवाद से जोड़ा और उसे महत्व स्वीकारते हुए उसको फिर प्रसिद्धि दिलाने का कोशिश किया गया। 5वां नंबर में देंगे कि इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने जो है रस विवेचन में साधारणीकरण के सिद्धांत
किस सिद्धांत को? साधारणीकरण को सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया और साथ में साधारणीकरण की व्याख्या भी एक नई अवधारणा रसात्मकता की मध्यम कोटि का भी जिक्र किया, जो इस बात की व्याख्या करता है कि कभी कभी कुछ रचनाओं में नायक के विरोधी पक्ष के प्रति भी सहानुभूति क्यों उत्पन्न होने लगती है। यानी कि आपको देखिएगा, अगर कभी जैसे कि राम और रावण की ही कथा आप देखते हैं, उसमें आपको रावण के भी प्रति कभी कभी दया आ जाता है, या कभी फिल्म में ही देखते हैं उसमें आपको गुंडा के प्रति भी दया आने लगता है। तो वो चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। छठा नंबर में आप देखिए कि उन्होंने अपनी जो अन्य सैद्धांतिक मान्यताओं को कविता क्या है, किसमें कहा है? कविता क्या है तथा काव्य में रहस्यवाद, ठीक है, ये 2 निबंध लिखे, उसमें कहा है जिनके आधार पर उनकी जो है सैद्धांतिक समीक्षाओं की कुछ प्रतिमान को निर्धारित किया जाता है। उनमें से यहाँ पे 2 तो दिया हुआ है। क्या? उन्होंने जो है कविता को भाव जो है योग माना है और ज्ञान योग और कर्म योग के समकक्ष बताया, मतलब उनके बराबर बताया, ठीक है। कविता या साहित्य का जो प्रयोजन होता है व्यक्ति की जो संकीर्ण भावनाओं को समष्टि भावनाओं में लीन करना है, तथा क्या है, उनकी जो व्यक्ति की अलगाव की अनुभूति भी ना होता। आखिर ऐसा क्यों करना है? ताकि उसे जो भी आप समीक्षा कर रहे हैं उसे कि मतलब उसे एक पृथक वाला न लगे, अलग जैसा टूटे नहीं उसमें, ठीक है।